हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर विषय की वीडियोस आपके पास पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने भी अपने कुछ विषय के अपने वीडियोस भेजे हैं, हिंदी के भेजे हैं, वीडियो मेरे गए हैं। इतिहास में और नागरिक शास्त्र में मैंने आपको बता दिया है कि यही दो मेरे सोशल साइंस में सब्जेक्ट हैं, जिनको विषय हैं जिनको मैं भेजूँगा। तो इसी क्रम में पिछली बार मैंने इतिहास और नागरिक शास्त्र का सिलेबस आपको लिखवा दिया था। पिछली वीडियोज में आप देख सकते हैं, इसको अपलोड कर दिया गया है। तो इसमें आपको सिलेबस बारे में बताया गया और इसके बारे में ये भी बताया गया कि हर चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। और हमने उस वीडियो में आपको पढ़ने का तरीका भी बताया था कि कैसे पढ़ा जाता है, पढ़ने का तरीका क्या है। तो आज हम लोग अपने विषय का यानी इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हालांकि इसकी पृष्ठभूमि मैं पिछले वीडियो में भी दे चुका हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि फिर से आपको एक बार रिवीजन कर दिया जाए। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, क्या क्या उसमें परेशानियां आई, क्या क्या हुआ उसमें। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। और देखिए, मैं आप लोग को 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोज के माध्यम से एक चैप्टर को 2 से 3 वीडियोज में ख़त्म करूंगा मैं। तो इसलिए अभी इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण क्या थे, इतने मैं इसमें बताऊंगा। इसके आगे जो है, इसके आगे भी आपको पढ़ना है, जैसे इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, ये जितने भी मैटर हैं नेपोलियन के बारे में और भी जितनी भी चीज़ें हैं अगले वीडियोज में जाएंगी। फिलहाल इसमें हम ये बताएंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इसके कारण क्या थे। तो पहले हम राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में जानने से पहले हम राष्ट्रवाद को समझ लें कि राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद जो है अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना जो है, इसे ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी भी देश में जो लोग रहते हैं उनका एक ऐसा समूह जो अपनी साझा संस्कृति, इतिहास, जातीयता के आधार पर अपने आप को एकजुटता महसूस करते हैं, उन्हें हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह अगर यूरोप के मामले में कहा जाए तो इसे यूरोपियन राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद आप लोग समझ गए होंगे। राष्ट्रवाद का मतलब हो गया अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना, या एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे लोगों का समूह जिसमें साझा इतिहास, परंपरा, संस्कृति इत्यादि के मामले में लोगों में एकजुटता होती है, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। और यह राष्ट्रवाद जब यूरोप में होता है तो इसे यूरोपियन राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों ने जान लिया कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यूरोपियन राष्ट्रवाद क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। देखिए, एक प्रश्न ये भी उठता है कि विश्व में सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ उदय हुआ, तो आपका उत्तर होगा यूरोप में। अब अगर पूछ देगा कि यूरोप में भी अगर कहाँ हुआ तो सबसे पहले कहाँ हुआ, अगर यूरोप देश की बात की जाए, यूरोप के अंदर किस देश में हुआ, तो आपका जवाब होगा फ्रांस में। फ्रांस में 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, आपको ध्यान रखना होगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, इसी के परिणाम स्वरूप जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन हम आपको यहाँ एक बात और बताना चाह रहे हैं कि ये जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ये संख्या में पहली नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि यूरोप में इससे पहले और भी क्रांतियां हो चुकी थी।
अब आप कहेंगे सर जी कौन कौन सी क्रांति हो चुकी थी, तो जैसे आप कह सकते हैं 1688 की इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, तो गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी की गौरवपूर्ण क्रांति। इसके अलावा आपका 1776 की अमेरिकी क्रांति हो चुकी थी। तो यूरोप में आपने देखा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह संख्या के रूप में देखा जाए तो पहली नहीं थी, और लेकिन प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सर्वोपरि थी। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर यहाँ भी हो गया था पहले, यहाँ भी हो गया था पहले, तो 1789 में ही क्यों माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का उदय राष्ट्रवाद, फ्रांस में राष्ट्रवाद 1789 की क्रांति से ही माना जाता है। ये प्रश्न उठता है कि इस क्रांति को ही जब इसके पहले 1688 में हो चुका था, 1776 में भी हो चुका था, तो क्यों 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति में के समय राष्ट्रवाद का उदय हुआ? ये आपका एक प्रश्न बनता है, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को इसलिए राष्ट्रवाद का प्रथम समय माना जाता है क्योंकि उस समय जनता जो थी वो जागरूक थी अपने अधिकारों के प्रति। उनको पता था कि मेरा किसमें हित है, हमारा क्या अधिकार है, हमारे क्या कर्तव्य हैं। भले ही उस समय निरंकुश शासन प्रणाली थी, लेकिन जनता को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी थी, वो जानती थी कि हमें क्या चाहिए, हमारा क्या अधिकार है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं, रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वॉल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, जो इस तरह के जो ये तीन दार्शनिक उस समय हुए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन दार्शनिक था, तो दार्शनिकों में जैसे मान लीजिए रूसो का नाम दे देगा, इन दोनों का नाम नहीं देगा, या अगर इनका नाम नहीं दिया, इनका दे दिया तो इन दोनों का नाम नहीं देगा। चार ऑप्शन में आपको देगा, तो अगर इन तीनों में अगर दे देगा, तीनों के बाद दे देगा चारों, तीनों विकल्प सही है तो आप तीनों को लगा देंगे। किस आधार पर? जब प्रश्न ये पूछेगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय इसमें कौन सा दार्शनिक थे मौजूद थे, तो ये रूसो भी थे, वॉल्टेयर भी थे, मॉन्टेस्क्यू भी थे। तो अगर इस तरह से देगा, अगर एक हटा देगा, दो अगर पूछेगा तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। आपको तीनों को याद रखना है कि रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू ने अपना सक्रिय सहयोग दिया। तो रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू जो दार्शनिक थे, इन्होंने जनता को उनके चूंकि मानववादी दृष्टिकोण रखते थे, मानववादी, तो ये क्या किए, ये जो है जनता के बारे में इन्होंने ये जनता को अपने अधिकारों के बारे में बताया कि आपके क्या अधिकार हैं, आपको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। तो जनता को अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने क्या किया, सतर्क किया कि हमारा क्या अधिकार है, उनको उनके बारे में बताया कि आपका क्या अधिकार है, आपको अधिकार अपने मिलने चाहिए। इस तरह की जितनी बातें हैं उनका बौद्धिक रूप से उनको जगाया, बौद्धिक दृष्टिकोण से उनको जगाया, उन्हें बौद्धिक जागृति पैदा की। एक तरह से कह सकते हैं कि बौद्धिक जागृति पैदा की गई लोगों में, यानी वहाँ के लोगों में बौद्धिक जागृति पैदा की गई इन लोगों के द्वारा, ताकि वो जान सकें कि मेरे क्या अधिकार और मेरे क्या कर्तव्य हैं। तो हम लोग फिर से आते हैं अपने, तो ये प्रश्न का उत्तर ये हो गया कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति के समय से ही क्यों माना जाता है। तो ये हमने आपको बताया है कि इन लोगों का अस्तित्व था, इन लोगों ने जनता के बीच अपने बातों को रखा, अपने विचारों को रखा और बौद्धिक दृष्टिकोण से इनके अंदर जागृति पैदा की, ताकि ये जो है अपने अधिकारों के बारे में सजग हो सके। तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, अच्छा इसमें एक चीज और जान लीजिए, प्रश्न ये पूछता है कि रूसो की पुस्तक का नाम पूछ देता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसको सामाजिक समझौता भी कहते हैं। ये अक्सर पूछता है आपके एग्जाम में कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा। इसके अलावा रूसो की पुस्तक का नाम रूसोनी भी है, रूसोनी, एमिली भी है,
इन्होंने और भी कई पुस्तकों का रचना किया, लेकिन विशेष रूप से सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है सामाजिक समझौता, ये बुक इनकी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। और एग्जाम में अक्सर ये भी पूछता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा रूसो और एमिली ये पुस्तक किसने लिखी, तो आपका जवाब होगा रूसो ने लिखी। इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू भी हैं। मॉन्टेस्क्यू में देखिए स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आप लोगों ने जाना कि इन पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से इन लोगों ने जो लोग थे वहाँ के, उनके अंदर बौद्धिक जागृति पैदा की कि हमारे अधिकार के बारे में, हमारा क्या अधिकार है, हमें क्या कर्तव्य होने चाहिए हमारे, और ये क्रांति के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले राष्ट्रवाद का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो आपका उत्तर होगा यूरोप में। यूरोप में भी सबसे पहले कहाँ हुआ, तो फ्रांस में हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में ही क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पर ये दार्शनिक थे और उन्होंने बौद्धिक चेतना जागृत की, और वहाँ के लोग भी अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति सजग थे। इस वजह से वहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन जो कहा जाता है यूरोप में, उस समय जो है सामंतशाही व्यवस्था थी, और राजा जो होते थे निरंकुश होते थे, मतलब निरंकुश राजतंत्र था, और सामंतशाही शासन व्यवस्था थी, जिसके कारण जो है राष्ट्रवाद का उदय नहीं हो पाया। लेकिन बाद में समय बदलता गया, लोगों को अपने बारे में जानकारी होती चली गई, अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जानने लगे, और धीरे धीरे उनके अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी, और उन्होंने क्रांति का मुहिम छेड़ दिया कि भाई एक सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी चीज़ को सहन नहीं कर सकता। तो जब उनके अंदर, जब वहाँ के लोगों के अंदर महसूस हुआ कि हमारा शोषण हो रहा है और हमारे अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने इस रूप को अख्तियार कर लिया कि हमें अब मतलब आज़ादी चाहिए और हमें निश्चित रूप से इससे उबरना है। तो राष्ट्रवाद के उदय का कारण में कई कारक जो है शामिल थे, यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके पीछे कई कारण विद्यमान थे। तो हम इन कारणों को अब पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से कारण थे। तो देखिए, पहला कारण देखिए पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जो है, हम इसको पहले भी देख रहे हैं। पुनर्जागरण का मतलब था फिर से जाग जाना, यानी कि आपको बता दें रिनेसा जो है, रिनेसा का जो है ये इंग्लिश रूपांतरण है। तो इसका मतलब होता है फिर से जाग जाना, पुनः जाग जाना। फिर से जाग जाना और धर्म सुधार आंदोलन, ये दो कारण जो थे वो पुनर्जागरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए। प्राचीन का बहुत समय से जो रूढ़िवादी परंपरा लोगों के अंदर थी, अंधविश्वास था जो लोगों के अंदर थी, प्राचीन रूढ़िवादिता थी, अंधविश्वास था, इससे पुनर्जागरण ने लोगों को मतलब निजात दिलाया, और लोग जो है अपने लोगों को समझ में आने लगा कि अब जो है हमारे अधिकार का समय आ गया है। तो पुनर्जागरण ने लोगों के अंदर जो है वो एक नई जागृति पैदा की।
लोगों के अंदर एक नई जागृति, धर्म सुधार आंदोलन भी इसी में शामिल था। तो ये 14वीं शताब्दी में आपका पुनर्जागरण आया था और 16वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन। तो 14वीं और 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण धर्म सुधार आंदोलन जो था वह राष्ट्रवाद के उदय में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और जिसके परिणाम स्वरूप एक नई विचारधारा का उदय हुआ और लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे। ये जो है पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन जो है राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारक साबित हुआ। इसके अलावा आ जाते हैं फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति हुई, दूसरा पॉइंट। तीसरा आप कह सकते राष्ट्र राज्य का उदय। इसके अलावा औद्योगिक क्रांति हो गया। कई बिंदु हैं। तो आपका पहला बिंदु ये हो गया फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति भी राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि फ्रांसीसी क्रांति से ही जो है वो राष्ट्रवाद का उदय माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया और इसी का देखा देखी विश्व में भी यही इस नारे में जो है सबको बल प्रदान किया और सभी लोग अपने राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक हो गए। और फ्रांसीसी क्रांति तो 1789 में हुई, ठीक है, और इसने इस राष्ट्रवाद के उदय में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अच्छा, राष्ट्र राज्य का उदय। राष्ट्र राज्य का उदय का मतलब ये हो गया कि उस समय सामंतवादी व्यवस्था थी और निरंकुश शासन प्रणाली था। तो ये जो है राष्ट्र राज्य का उदय संभव नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे 16वीं शताब्दी के तक जो है 16वीं शताब्दी के मध्य तक कहा जा सकता है। 16वीं शताब्दी के मध्य तक रूस हुआ, पोलैंड हुआ, इसके अलावा जर्मनी हुआ, थाईलैंड हुआ, इत्यादि कई राष्ट्र राज्य उदित हो चुके थे। कई राष्ट्र राज्य जो है उदित हो चुके थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इनका अनुसरण करते हुए अन्य लोगों में भी राष्ट्रवाद जो है जागृत हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। और इन्होंने जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और इसके राष्ट्र राज्य के उदय में इन्होंने एक महत्व या राष्ट्र राज्य के उदय में यह कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति आपका 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुआ, 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो इससे पूंजीवाद का विकास हुआ। पूंजीवाद का विकास हुआ और पूंजीवाद ने एक नए साम्राज्यवाद को जन्म दिया, एक नए साम्राज्यवादी व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, तो पूंजीवाद ने एक नए साम्राज्यवाद और शोषित वर्ग जो है अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया। शोषित वर्ग जिसका शोषण होता था, शोषित वर्ग जो है अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया। तो इस तरह से हमने देखा और राष्ट्रवाद की भावना के अंदर जागृत हुई। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रवाद के उदय के बहुत सारे कारण थे और इस तरह से राष्ट्रवाद 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। अभी इसके सेकेंड पार्ट में आपको मैं जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और इस तरह से और भी बहुत सारी बातें नेपोलियन संहिता के बारे में बताऊंगा।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।